हेलो एवरीवन। आज हम आराम से समझेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे पानी, जंगल, मिट्टी, हवा, एनिमल्स। ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेज है। रिसोर्स का सीधा सा मतलब है नेचर में मौजूद कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी नीड्स को पूरा करती है। लेकिन हर चीज़ रिसोर्स नहीं बन जाती। इसके लिए तीन कंडीशंस पूरी होनी ज़रूरी हैं। फर्स्ट, वो चीज़ टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सेकंड, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, यानी उस रिसोर्स को निकालने और यूज़ करने में इतना खर्चा ना हो जाए कि हमें कोई फ़ायदा ही ना हो, प्रॉफिट होना चाहिए। और थर्ड, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि समाज यानी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, उससे किसी को कोई नुकसान ना हो। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तभी कोई चीज़ रिसोर्स कहलाती है। आपकी बुक में एक डायग्राम है जिसमें सेंटर में ह्यूमन बीइंग्स हैं और उनके चारों तरफ नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस हैं। ये डायग्राम बस इतना बताता है कि हम इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस जैसे फैक्ट्रीज या कंपनीज बनाते हैं, जिससे आखिर में पैसा आता है और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अब देखते हैं कि रिसोर्सेज को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। बेसिकली रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी वो बनी कैसे हैं। इसमें 2 टाइप्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो हैं जिनमें लाइफ होती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फिश और हम इंसान। जबकि अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग चीज़ों से बनती हैं, जैसे पत्थर, मेटल्स, पानी, मिट्टी। इनमें लाइफ नहीं होती। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो ख़त्म हो सकती हैं या नहीं। इसमें भी 2 टाइप्स हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो आसानी से फिर से बन जाती हैं या कभी ख़त्म नहीं होती, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये हमेशा अवेलेबल रहती हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो एक बार ख़त्म हो गई तो उन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उनका मालिक कौन है। इसमें 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, जैसे आपका घर, आपकी कार या आपकी बुक। इन पर बस एक इंसान का कंट्रोल होता है। सेकंड, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ये पूरी कम्युनिटी के लिए होती हैं, किसी एक इंसान के लिए नहीं, जैसे पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स। थर्ड, नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली देश के अंदर आने वाली हर चीज़ नेशनल रिसोर्स है, भले ही वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों ना हो। गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होती है कि वो पब्लिक के भले के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अक्वायर कर सकती है। हाँ, उसके लिए आपसे प्रॉपर कॉम्पनसेशन ज़रूर देगी। देश के मिनरल्स, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ और कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 22.2 किलोमीटर तक समुद्र का एरिया भी नेशनल रिसोर्स में आता है। फोर्थ, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जिन पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होता। इन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का जो समुद्र का हिस्सा है, जिसे ओपन सी कहते हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। अगर किसी कंट्री को यूज करना है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है। और आखिरी फोर्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी वो डेवलपमेंट के किस स्टेज पर हैं। इसमें भी 4 टाइप्स हैं। पहला, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसी रीजन में हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, लेकिन हम उन्हें अभी यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात और राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन सोलर पैनल्स और विंड मिल्स लगाना काफ़ी एक्सपेंसिव है। सेकंड, डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये वो हैं जिनका सर्वे हो चुका है, क्वालिटी क्वांटिटी सब पता है और हम करंटली यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, रिवर्स। थर्ड है स्टॉक। ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमारी नीड पूरी कर सकती हैं, लेकिन उन्हें यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, जैसे पानी।
यानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। दोनों ही काफ़ी यूज़फुल हैं, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पानी से इन दोनों को अलग कर सके एफिशिएंटली। और फोर्थ है रिजर्व। ये स्टॉक का ही एक हिस्सा है। ये वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन हमने उन्हें फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, डैम्स में स्टोर किया हुआ पानी या फॉरेस्ट्स। अब आते हैं एक सीरियस टॉपिक पर, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि रिसोर्सेज हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन हम इंसानों ने इन्हें इतना इनडिस्क्रिमिनेटली यानी अंधाधुंध यूज़ किया है कि आज हमें कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली, कुछ लालची लोगों ने अपने फायदे के लिए रिसोर्सेज का ओवर यूज़ किया, जिससे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। दूसरी, रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में आते जा रहे हैं, जिससे सोसाइटी 2 हिस्सों में बंट गई है, रिच और पुअर। और तीसरी, रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन जैसे इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि रिसोर्सेज को इस तरह यूज करो कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो और आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। ये आइडिया 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए एक अर्थ समिट से निकला था। वहां 100 से ज्यादा देशों ने मिलकर एजेंडा 21 अडॉप्ट किया, जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने का एक ब्लूप्रिंट था। अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। इंडिया जैसी कंट्री में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिनरल्स और कोल भरा पड़ा है, तो राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी। लेकिन राजस्थान में पानी की कमी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है, ताकि हर रीजन को उसकी ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज मिल सकें और पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। सर्वेइंग, मैपिंग और क्वालिटी क्वांटिटी चेक करके एक लिस्ट बनाई जाती है। सेकंड स्टेप में एक प्लान बनाया जाता है कि इन रिसोर्सेज को निकालने के लिए क्या टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशंस चाहिए। और थर्ड स्टेप में इस प्लान को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान से मैच किया जाता है, ताकि ये आगे चल के फायदेमंद हो। रिसोर्सेज को कंजर्व करना यानी बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। कॉलोनियल टाइम्स में ब्रिटिशर्स ने इंडिया की रिसोर्सेज को बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया। गांधी जी ने इस पर एक बहुत गहरी बात कही थी, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। उनका कहना था कि हमारे पास सबकी ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए नहीं। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, लैंड रिसोर्सेज। लैंड हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हम इस पर खेती करते हैं, घर बनाते हैं और फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ भी इसी पर डिपेंड करते हैं। इंडिया की लैंड का 43% हिस्सा प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स और 27% प्लेटो रीजन है। लैंड का यूज़ कई तरह से होता है। कुछ हिस्सा फॉरेस्ट्स में है, कुछ ज़मीन ऐसी है जहाँ कल्टीवेशन नहीं हो सकती, जैसे बंजर ज़मीन या ऐसी ज़मीन जहाँ बिल्डिंग्स और रोड्स हैं। कुछ ज़मीन ग्रेजिंग के लिए है। एक कैटेगरी है नेट सोन एरिया, यानी वो एरिया जहाँ साल में कम से कम एक बार फसल उगाई जाती है। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन हमें सिर्फ 93% एरिया का ही लैंड यूज़ डेटा पता है, बाकी 7% का नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 7% एरिया डिस्प्यूटेड है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान और चाइना के ऑक्यूपेशन में है, और कुछ नॉर्थ ईस्ट का एरिया जिसका सर्वे ठीक से नहीं हो पाया है। इंडिया में नेट सोन एरिया भी स्टेट टू स्टेट बहुत अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में 80% से ज़्यादा ज़मीन पर खेती होती है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में 10% से भी कम ज़मीन पर। फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 2014-15 के डेटा के अनुसार इंडिया में फॉरेस्ट कवर 23.3% है। ये 1960s के 18.1% से तो बेहतर है, लेकिन अभी भी काफ़ी नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से एक देश में इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए 33% एरिया फॉरेस्ट्स के अंडर होना चाहिए, तो हम अभी भी टारगेट से काफ़ी पीछे हैं। और आखिर में बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की, यानी ज़मीन की क्वालिटी का ख़राब होना। इसके कई रीजंस हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का कटना, खासकर माइनिंग के लिए। ओवरग्रेजिंग यानी जानवर ज़रूरत से ज़्यादा घास चढ़ लेते हैं। ओवर इरिगेशन यानी खेतों में हद से ज़्यादा पानी देना, जिससे ज़मीन सलाइन हो जाती है। ये पंजाब और हरियाणा में एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री से निकलने वाली डस्ट और फैक्ट्रीज़ का इंडस्ट्रियल वेस्ट भी ज़मीन को बर्बाद करता है। तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? बिल्कुल, इसके सॉल्यूशंस भी हैं।
अफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ग्रेजिंग को अच्छे से मैनेज करना, इरिगेशन के लिए प्रॉपर टेक्निक्स जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करना, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना और इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्चार्ज करने से पहले अच्छे से ट्रीट करना। ये सारे मेजर्स हमें मिलकर लेने होंगे क्योंकि लैंड एक ऐसी रिसोर्स है जो हमारे अस्तित्व का आधार है। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो हमारा फ्यूचर भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये था आपका चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा।